इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हानली फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी को सील करने की कोशिश कर रहा था। ये एनर्जी काफी ज्यादा भयानक थी, मगर हानली ने उसे अपने गोल्डन लाइटनिंग से पूरी तरह से जकड़ लिया। अब बस कुछ ही दिनों के बाद हानली इस विंड स्पिरिट एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की फिराक में था। साथ ही साथ हानली ने अपने बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड की 9वीं लेवल को भी अचीव कर लिया। उसके पास जो अजूर सोर्ड टेक्निक और ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक है वो इस दुनिया में सबसे रेयर और पावरफुल मानी जाती थी, और हानली ने तो इन दोनों को पजेस किया है। ये उसके लिए हेवन ने भेजी हुई किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। साथ ही साथ वो अपने पपेट्स को भी ट्रेनिंग दे रहा था ताकि आने वाले फ्यूचर में वो इनका यूज कर पाए। हानली को पता था कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में पिल रिफाइनिंग को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो इस पिल रिफाइनिंग के टैलेंट को और ज्यादा अच्छे से मास्टर करेगा, क्योंकि हानली के पास 9 कॉल जिनसेंग हब, अगेट हॉर्न और डीमन ग्रास थी, तो उन्हें सही से रिफाइन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिफाइनिंग करते वक्त इनमें से एक भी हब डिस्ट्रॉय हो गया तो हानली के नेसेंट सोल पर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और वो इतना तो समझ गया था कि सेक्ट के डिसाइपल पिल रिफाइनिंग में ज्यादा स्पेशल तो कुछ कर नहीं पा रहे। अगर हानली भी इन्हीं के जैसे फेल हो गया तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हानली को कुछ भी करके ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में एक लो प्रोफाइल बनाकर अपना काम निकलवाना था। साथ ही वो डिमोनिक टेक्निक को भी स्टडी करने लगा था। दरअसल जब हानली फेंगजी के साथ था तभी उसने वहाँ पर फेंगजी की मदद से डीमन रेस की लैंग्वेज को सीख लिया था, जिसके चलते अब हानली इस एंशिएंट डिमोनिक टेक्निक की लैंग्वेज को पढ़ सकता है। वेल, इस पन्ने पर 9 चेंजेस ऑफ विंड की कल्टीवेशन टेक्निक का जिक्र किया गया था, जो कि एंशिएंट डीमन रेस से बिलोंग करती है। लेकिन इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत थी, जैसे कि डीमंस की होती है, लेकिन ऐसी बॉडी ह्यूमंस के पास अक्सर नहीं पाई जाती, इसलिए वो इस टेक्निक को मास्टर करते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। साथ ही उस बुक में एक और टेक्निक का जिक्र किया गया था जिसका नाम है ब्लड शैडो एस्केप। इसमें ब्लड एसेंस को बर्न करके एक ग्रेट स्पीड को अचीव किया जा सकता है, यानी कि वो कल्टीवेटर विंग्स को अचीव कर तेजी से फ्लाई कर सकता था। मगर इस टेक्निक के लिए मैजिकल पावर को दोनों विंग्स में चैनल करना जरूरी है, जिसके चलते ये टेक्निक भी ह्यूमंस अचीव नहीं कर सकते। हालांकि हानली की बात कुछ और है, उसके पास तो ऑलरेडी अपने विंड एंड थंडर विंग्स थे। साथ ही मू पिलिंग भी हानली की प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। उसे लगता है कि हानली अपना पूरा वक्त स्पिरिचुअल गार्डन को दे रहा है, मगर असल में तो सारा काम हानली के पपेट्स किया करते थे, ताकि हानली अपना ज्यादा वक्त यहाँ पर बर्बाद ना करके कल्टीवेशन पर फोकस कर पाए। साथ ही कुछ ही महीनों में हानली ने यहाँ पर अपना एक दोस्त भी बना लिया था, एक परिंदा। जब ये परिंदा घायल हुआ तब हानली ने उसकी इंजुरीज को हील किया था, जिसके चलते अब ये परिंदा अक्सर उससे मिलने आता रहता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हानली ने बड़ी मेहनत करके फाइनली फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया। इस विंड स्पिरिट एनर्जी ने हानली को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, मगर फाइनली हानली उसे अपनी बॉडी से रिमूव करने में कामयाब हो गया। वो गुस्से में आकर तुरंत ही उसे ब्लास्ट कर देता है, यानी कि फेंगजी अब कभी भी हानली को ट्रेस नहीं कर पाएगा। साथ ही हानली अपने एक पपेट के साथ शतरंज की दाव भी खेला करता था। उसे अब किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना, मगर हानली को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी अब पहले जैसी प्योर नहीं रही, और शायद इसका असर नेसेंट सोल कल्टीवेशन पर भी पड़ सकता था। तो हानली को बस इस मसले को जल्दी से हल करना होगा। साथ ही उसे पता चला कि इस ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल की रेसिपी है, जो कि सिर्फ सोल को स्टेबलाइज नहीं करती, बल्कि उसी के साथ साथ वो पिल बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स और इम्प्यूरिटीज को भी जड़ से मिटा सकती है। मगर इस स्टेबलाइजिंग पिल को बनाने के लिए काफी रेयर मटेरियल की जरूरत थी। इतना ही नहीं, इस पिल को बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, और उतने में हानली को किसी की आवाज आई, तो वो अपने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करते उस पर्सन को चेक करने लगा। दरअसल ये डिसाइपल सन है और यहाँ पर अपनी सीनियर मू पिलिंग से मिलने आया था, मगर मू पिलिंग ने तो ऑलरेडी हानली को बता दिया है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए हानली खुद इस बंदे से मिलने के लिए जाने लगा। मगर वो अपनी शतरंज की बाजी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए हानली ने वहाँ पर अपने एक दूसरे पपेट को बिठा दिया। इससे हानली के जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके थे। इधर सनहुआ गार्डन के बैरियर के पास आकर रुक गया था कि तभी हानली वहाँ पर आकर उसे ग्रीट करने लगता है। साथ ही वो सनहुआ को बता रहा था कि अब वही इस गार्डन का केयर टेकर है, जो सुनकर तो सनहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, मेरे भाई, मेरे पास एक काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहोगे? अब हानली तो इसे ना भी नहीं बोल सकता था, इसलिए उस सनहुआ को लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। हानली उसके लिए चाय बना रहा था कि तभी सनहुआ उससे एक सवाल पूछता है। वो कह रहा था, भाई बताओ, हमारी इस ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया जाता है, या फिर ये बताओ कि इस पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट
क्या चीज है। जिस पर हानली जवाब देते हुए कहने लगा कि स्पिरिचुअल स्टोन्स। अब उसका जवाब सुनते ही सनहुआ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था, भाई तुम एकदम सही पहचानी, सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल स्टोन्स। अगर तुम्हारे पास पैसा हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो, और बिना पैसों के तो तुम एक टाउन से दूसरे टाउन तक भी नहीं जा पाओगे। रुको, मैं तुम्हें अपना एक स्पेशल ट्रेजर शो करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सोड को बाहर ड्रॉ करके हानली को बताने लगा कि ये 3 फुट सोड मेरा सबसे कीमती ट्रेजर है। कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर इस सोड को खरीद लिया था। ये मेरी टॉप ग्रेड की मैजिकल वेपन है। हानली तो उस सोड को देखकर ही समझ गया कि ये सोड शार्प तो जरूर है मगर टिकाऊ बिल्कुल नहीं। कुछ ही फाइट के बाद ये ब्रेक हो जाएगी। वो सोचता है कि अगर मैं खुद ही से रिफाइन करता तो शायद इसमें मुझे लगभग 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स का खर्चा लग जाता, मगर इस बंदे ने तो इसे काफी महंगे दाम में परचेस किया है। यकीनन उस शॉप ओनर ने इसे पक्का वाला चूना लगा दिया और इसे ये बात अभी तक रियलाइज ही नहीं हुई। इधर सनहो अपनी सोड वापस रखते हुए कहने लगा कि हम कल्टीवेशन करने में इतने बिजी रहते हैं कि स्पिरिचुअल स्टोन्स को कमाने का मौका ही हमें नहीं मिलता, मगर अब तुम्हारे बड़े भाई सनहुआ ने पैसे कमाने की एक नई आइडिया खोज निकाली है। दरअसल हम स्नो क्लाउड फॉक्सेस को कैप्चर कर सकते। मैं जानता हूँ तुम्हें इस फॉक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन दूं। दरअसल ये स्नो क्लाउड फॉक्स पहले एक डिमोनिक बीस्ट हुआ करती थी, मगर फिर उन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया। इनफैक्ट हमारे सेक्ट की फीमेल डिसाइपल्स भी इन फॉक्स को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। तो अगर हम एक भी फॉक्स पकड़ पाए तो हम उसे कम से कम 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स में तो बेच ही सकते हैं। वेल, कुछ टाइम पहले ही हमें एक फॉक्स नजर आई थी, मगर हमारी बदकिस्मती तो देखो, वो हमारे हाथ आकर भी भाग निकली। लेकिन अगर हम उसे 50 साल पुराने पॉलीग्नाथम हर्ब की लालच दे तो वो फॉक्स हम आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। दरअसल ये हर्ब उन फॉक्सेस की फेवरेट है। इसे खाने के लिए तो कितने भी बड़े खतरे को उठा सकती। तो हानली अब उसके यहाँ आने का मकसद समझ गया था। वो कहता है, सीनियर शायद आप यहाँ पर उसी हर्ब को लेने आए हो ताकि उसे शो करके आप उस फॉक्स को पकड़ पाओ। देखिए, हमारे स्पिरिचुअल गार्डन में वो हर्ब मौजूद तो है, मगर मैं तो बस यहाँ का एक केयर टेकर हूँ। यहाँ के हर्ब्स को यूज करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। इसके लिए हमें सीनियर मू पिलिंग से बात करनी होगी, और आप तो जानते ही हो उन्हें हम ये सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्पेशली उन्हें पैसे कमाने वाला आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उल्टा वो हमें बोलेगी कल्टीवेशन पर फोकस करो। ये सुनकर तो सनहुआ को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वहीं पर हानली सोचता है कि ये बंदा दिल का बुरा नहीं, जितना कि मैं इसे पहचान पाया ये काफी ज्यादा फ्रेंडली और नाइव है। चालबाजी करना इसे नहीं आता। साथ ही साथ ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में इसके काफी सारे दोस्त भी हैं। तो अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो मेरा इस पर एक फेवर बन जाएगा। ये हमेशा मेरे साथ वफादार रहेगा, साथ ही मुझे सेक्ट की कई सारी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो हानली ने अपना स्पिरिचुअल स्टोन का पाउच उसकी तरफ आगे कर दिया। वो कह रहा था, सीनियर इसमें कुछ स्टोन्स हैं। यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की थी, तो ये पैसे मैं आपको थोड़े दिनों के लिए उधार दे सकता हूँ। ये स्टोन देकर आप बाहर के मार्केट से वो हर्ब परचेज कर लीजिए। इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको सीनियर मू पिलिंग की डांट खाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते ही सनहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था, छोटे भाई ये तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा। जैसे ही मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए मैं तुम्हें इसके डबल स्टोन्स रिटर्न कर दूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक तीसरे दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और वो भी इससे डबल स्टोन्स लेकर। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें ठीक 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सनहुआ वापिस तो आ गया था, मगर स्टोन्स लेकर नहीं बल्कि रोते हुए। वो हानली को बताता है, छोटे भाई मैं काफी ज्यादा केयरलेस था, रुको मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। तो हानली भी हर्ब्स को पीसते हुए उसकी सारी बकबक सुनने लगा। सनहुआ बताता है कि दरअसल वो स्नो क्लाउड फॉक्स काफी ज्यादा तेज थी। उसने तुरंत ही स्पिरिचुअल हर्ब को दबोच लिया और फिर पलक झपकते ही वहाँ से भाग निकली। मुझे तो जरा भी यकीन नहीं हो रहा कि ये फॉक्सेस इतने स्मार्ट कैसे हो सकती, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। इसलिए तो देखो मैं स्पेशल फॉर्मेशन किसी से उधार मांग के लाया हूँ। वेल, इसका नाम है सेवरल मेज फॉर्मेशन फ्लैग्स। इस फॉर्मेशन की मदद से हम उस बीस्ट को आसानी के साथ कैप्चर कर लेंगे, मगर इसमें बस एक छोटी सी दिक्कत है। इसका हर एक फ्लैग होल्ड करने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास एक बंदे का शॉर्टेज है। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने छोटे भाई हानली को अपने साथ लेकर जाऊं। इस बहाने से तुम्हारा भी वॉक हो जाएगा, वरना तो तुम हमेशा बस इसी गार्डन में बिजी रहते हो। मेरे भाई, हमने जरा सी मजे भी लेने चाहिए। ये लाइफ हमें बस मेहनत और कल्टीवेशन करने के लिए नहीं दी गई। हानली को भी लग रहा था कि वो कई दिनों से अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक और अच्छे से मास्टर करने के लिए मेहनत किए जा रहा है, और तभी
तभी से उसका माइंड बिल्कुल भी शांत नहीं था। खैर, इस बंदे के साथ जाकर मुझे भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा, हो सकता है कि शायद इससे मेरा माइंड भी क्लियर हो जाए। तो हानली सनहुआ से कहता है, सीनियर अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो भला मैं आपको मना कैसे बोल सकता हूँ। और वैसे भी मैं खुद ही स्नो क्लाउड फॉक्स को देखने के लिए क्यूरियस होता जा रहा। जो सुनते ही सनहुआ तुरंत एक फॉर्मेशन फ्लैग हानली के हवाले कर देता है। वो कह रहा था, भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना, हमारी ये ट्रिप जाया नहीं होगी, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। जिसके बाद ये लोग स्नो क्लाउड फॉक्स के लिए जाल बिछा देते हैं, जहाँ पर उन्होंने पॉलीगनाथम प्लांट को भी लगा दिया था, जिसकी खुशबू उस पूरे जंगल में फैलने लगी थी। दरअसल इस इलाके को ग्रीन ट्रेल स्वाम्प कहा जाता था, जो कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड से की ही एक टेरिटरी है। ये लोग उन फ्लैग्स को लेकर अलग अलग जगह पर छुप गए थे और तभी हानली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस का यूज करते उस फॉक्स को भी देख लिया। वो उस हर्ब की खुशबू को सूंघते हुए इस इलाके में पहुंच गई थी। तो इन सभी लोगों ने एकदम आराम से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। सनहुआ कह रहा था कि इस बार तो मुझे स्नो क्लाउड फॉक्स को किसी भी कीमत पर पकड़ना ही होगा, वरना इन लोगों के सामने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इधर वो फॉक्स उस फॉर्मेशन में तो आ गई थी, मगर उस प्लांट के पास जाते ही वो अचानक से नीचे गिर गई, जो देखते ही सनहुआ के दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे, यार ये फॉर्मेशन तो एनिमीज को ट्रैप करने के लिए था ना, तो फिर इस फॉर्मेशन ने इस बेचारी फॉक्स को खत्म क्यों किया। और फिर सनहुआ का एक साथी जाकर उस फॉक्स की पल्स को चेक करने लगा। वो अपने साथियों को बताता है कि भाई नहीं, इसकी पल्स नहीं मिल रही, मेरे ख्याल से ये फॉर्मेशन की पावर को झेल नहीं पाई होगी। जिस पर हानली कहने लगा कि फॉक्सेस काफी ज्यादा शातिर होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये बस मरने का नाटक कर रही हो। तो वो बंदा उसे बताता है कि नहीं भाई यार, सच में फॉक्स मर चुकी है, क्या अब हम इस फॉर्मेशन को हटा सकते, वैसे भी हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। तो अब इन सभी लोगों ने उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया और उनके ऐसा करते ही उस फॉक्स ने तुरंत ही उस बंदे के हाथों को काट लिया था, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भाग निकली। हानली को तो उस फॉक्स की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होने लगी थी, तो तुरंत ही अपनी सोड पर सवार होकर उसके पीछे जाने लगा। जो देख सनहुआ और उसके दोस्तों से कह रही थी कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस पर हानली कहता है कि सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उस फॉक्स ने एक इल्यूजन का यूज किया था, तो मैं भी एक मैजिकल टूल का यूज करके ही उसे ट्रैक कर रहा हूँ। तो अब ये लोग भी अपनी तलवारों पर सवार होकर हानली को फॉलो करने लगे। इधर हानली काफी तेजी से उस फॉक्स का पीछा कर रहा था, तभी वो फॉक्स एक चट्टान में एंटर कर गई। तब तक हानली ने अपनी रुई को भी निकाल लिया था, जिसका यूज करते हुए हानली भी उस चट्टानों में मौजूद फॉर्मेशन को क्रॉस कर लेता है। वहीं पर सनहुआ का दोस्त ही कारनामा नहीं कर पाया, जिसके चलते वो चट्टानों पर जाकर ही पटक गया था। सनहुआ तो ये देखकर हैरान हो गया कि हानली एक स्टोन वॉल के अंदर जा चुका है। तो अपने साथियों से पूछ रहा था कि क्या तुम में से किसी के पास भी अर्थ एस्केप टेक्निक है, अगर है तो अभी के अभी उसका यूज करो, हमें जूनियर हानली की मदद करनी होगी। मगर उनमें से किसी ने भी अर्थ एस्केप को मास्टर नहीं किया था। जो देख सनहुआ कहने लगा कि चलो हम जूनियर का यहीं पर इंतजार करेंगे, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। इधर हानली उस स्नो क्लाउड फॉक्स को काफी देर से फॉलो कर रहा था। वो सोचता है कि इस फॉक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग और प्योर थी। ऐसी ही सेम एनर्जी मैंने 9 कॉल स्पिरिचुअल जिनसेंग की बॉडी में सेंस की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्लाउड फॉक्स किसी हेवनली स्पिरिचुअल ट्रेजर का दूसरा अवतार है। और उतने में ही हानली को किसी लेडी की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि हमारे घर पर तो मेहमान आए हैं, वैसे यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, तो क्यों ना हमारी इस नए मेहमान के साथ थोड़ी सी बातें की जाए। और फिर उसी वक्त हानली अचानक से एक अजीब सी जगह पर पहुँच गया, जहाँ पर वो अपनी सामने का औरत को देख पा रहा था। तो हानली ने उस जगह का मुआयना करने के लिए अपने स्पिरिचुअल सेंस को एक्टिवेट कर लिया। वहाँ पर उसे कुछ स्पिरिट्स नजर आते हैं, जो कि उसके इर्द गिर्द घूमने लगे थे, मगर उनके लिए हानली की लाइटनिंग बैम्बू सोर्ड से बनी हुई शील्ड को भेद पाना आसान नहीं है। और तभी हानली को उस औरत के हंसने की आवाजें आने लगी। उस लेडी के पास स्नो क्लाउड फॉक्स बैठी हुई थी, यानी कि ये लेडी उसी की मास्टर है। वो लेडी हानली से कहने लगी, अरे वाह, तुम तो कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो, मगर लोगों को तुम ये दिखा रहे हो कि तुम ची रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी ऑरा कंसीलिंग टेक्निक तो कमाल की है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इनफैक्ट एक पल के लिए तो मैं भी तुम्हारी इस झांसे में फंस गई थी। इधर हानली भी
इस बंदी की कल्टीवेशन लेवल को जानने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी डिवाइन सेंसेस इसमें फेल हो गए। वो बिल्कुल भी किसी किस्म की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख नहीं पा रहा था। तो हानली तुरंत ही उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि शायद ये आपका सेक्लूडेड कल्टीवेशन प्लेस है। मैं हानली यहाँ पर घुस आया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। साथ ही साथ हानली उससे उसका नाम और उसका ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के साथ क्या कनेक्शन है ये भी पूछना चाहता था। तभी उस लेडी ने वहाँ पर एक सोल को समन कर लिया। मेरे ख्याल से ये इसी की सोल होगी। वो हानली को बताती है कि जिन लोगों को अशुभ मानकर कोसा गया उनके कोई नाम नहीं होते। लोग मुझे भूल चुके हैं, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद मैं अभी तक याद हूँ। इधर हानली को तो काफी ज्यादा खतरा महसूस होने लगा था, तो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगा। वो सोचता है कि इस बंदी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा भयानक होगी। अगर ये चाहे तो किसी को भी आराम से मार सकती। फिर ये बंदी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के माउंटेन्स में छुप कर क्यों बैठी है? तब तक उस बंदी की सोल हानली के पास आकर उसे बताने लगी कि ये स्टोन चेम्बर कायन गोल्ड स्टोन से बनाई गई थी। कायन गोल्ड स्टोन को स्पिरिट एब्सॉर्बिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर सच बताओ तो ये स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर, कभी ना मिलने वाला वेपन फोर्जिंग मटेरियल है। इससे टॉप ग्रेड के वेपन बनाए जा सकते हैं। अगर इस चेम्बर को ब्रेक करना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स का यूज करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन की फिजिकल बॉडी में वो स्ट्रेंथ है तो ही इसे ब्रेक किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी स्पेल या फिर मैजिकल ट्रेजर की स्पिरिचुअल पावर इसे ब्रेक नहीं कर सकती। तो उसी पावरफुल स्टोन मटेरियल का यूज करके इस प्रिजन को बनाया गया था, जिस पर हानली कह रहा था कि अगर एक कायन गोल्ड स्टोन इतने ही ज्यादा कमाल के हैं तो फिर मैंने इनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। तो लेडी उसे बताती है कि कुछ चीजें बस एंशिएंट बारबेरिक ऑरा में ही एग्जिस्ट किया करती थी, और तुम्हें तो पता ही होगा समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। इतिहास धुंधला पड़ जाता है, लोगों के नाम भूले जाते हैं और फिर धीरे धीरे कर उनका अस्तित्व, उनकी लेगेसी सब कुछ वैनिश हो जाती। वहीं पर वो सोल हानली के सामने बेंड होकर फ्लर्टी अंदाज में कह रही थी कि कई सालों बाद मुझसे कोई मिलने आया है। सच बताओ तो किसी इंसान को एक लंबे अरसे के बाद देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। हानली उसकी बातें सुनकर अपने अंदाजे लगा रहा था। वो सोचता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा अजीब है। साथ ही कई सौ सालों से इस प्रिजन में किसी ने एंटर भी नहीं किया, मगर फिर भी इस बंदी में जरा भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही। कहीं ये नेसेंट सोल की कोई एल्डर तो नहीं है? अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो फिर मेरी जान इस बंदी के मुट्ठी में होगी। तो तुरंत ही उस एल्डर से कहने लगा कि इस जूनियर को सेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। तो प्लीज मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हाँ, अगर इसके बदले में आपका कोई काम होगा तो मैं जरूर से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बस वो काम अर्थ एंड हेवन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे सीनियर की मदद की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि शायद तुम्हें मेरा घर जरा भी पसंद नहीं आया, इसलिए तो यहाँ आते ही तुम्हें वापस जाने की जल्दी लगी है। वैसे अगर मैं जूनियर को केयरफुली ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मेरे प्यारे जूनियर की स्पिरिचुअल रूट्स नकली है, जिसे दूसरी भाषा में फॉल्स रूट भी कहा जाता। हानली तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर वो सोल हानली से कहने लगी कि वैसे भी नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं होता, मगर फॉल्स रूट के साथ तो ये मुश्किलें 1000 गुना ज्यादा और बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से तुम इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। हानली तो ये सब सुनकर सोच में पड़ गया कि ये बंदी मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे बता सकती। तभी वो सोल उससे कहने लगी कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात होना मानो तकदीर का ही एक खेल है। मेरे पास एक ऐसा स्पेशल ट्रेजर है जो कि नेसेंट सोल फॉर्मेशन बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। नेसेंट सोल का नाम सुनते ही हानली को भी मानो उसकी बातों में दिलचस्पी आने लगी थी। वो बंदी उससे कहती कि तुम एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो, तो ये बात तुम अच्छे से जानते होंगे कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, जिसके चलते अगर मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो मेरी भी कुछ शर्तें होंगी। वेल, मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम इस जगह के बारे में किसी को भी बता नहीं सकते। ये प्रिजन कई सौ सालों से एक राज है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। और साथ ही तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। जिसके बाद वो एक बॉक्स को समन करते हुए हानली को बताने लगी कि इसके अंदर एक स्पिरिट आई जेड ऑब्जेक्ट है। यही नेसेंट सोल फॉर्मेशन को बनाते वक्त तुम्हारी मदद करेगा। इसकी मदद से तुम अपने माइंड और स्पिरिट को लगभग 30% तक स्टेबलाइज कर पाओगे।
बाकी बची 70% का जुगाड़ तो तुम्हें खुद ही करना होगा। देखो कुछ ऐसे रीजन है जिसके चलते मैं इस चेम्बर से बाहर नहीं जा सकती, तो तुम्हें बस मेरा एक लेटर डिलीवर करना होगा। उस पर्सन तक मेरा लेटर पहुंचा दो और फिर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। अब हानली के सामने कुछ सवाल थे कि आखिर ये बंदी है कौन और उसे यहाँ पर किसने कैद किया होगा, साथ ही वो लेटर किस पर्सन तक पहुँचाना चाहती थी। अगर हानली उसकी बात मान जाए तो ठीक, वरना हानली को खत्म करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी।